नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह आप सभी का एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, हम आज शुरू करेंगे बायोलॉजी की सीरीज। साइंस के अंदर पढ़ेंगे आज बायोलॉजी के बारे में। अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो बायोलॉजी की हमारी ये बायोलॉजी जीव विज्ञान की बात करें इस एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब पे, ये तीसरा टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने एक डाइजेशन और एक्सक्रीशन के ऊपर उत्सर्जन और पाचन तंत्र के टॉपिक डाल रखे हैं और 4 वीडियो डली हुई है। 5वीं वीडियो रहेगी आपकी बायोलॉजी के ऊपर। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं मानव रोग ह्यूमन डिजीज। एक क्वेश्चन जो रहता है विशेष अलग तरीके से नए अंदाज के साथ पढ़ेंगे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और पूरी वीडियो देखना। पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ज़रूर। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आज का टॉपिक हमारा। देखिए दोस्तों, एक्सीलेंस कोचिंग सेंटर की बात करें द्वारों के अंदर चलता है। ऑफलाइन बैच आप ये एसएससी और डिफेंस स्पेशल और एचएससी स्पेशल गारंटीड बैच चल रहे हैं। ये गारंटीड बैच आपको अच्छे से अभी हाल फिलहाल में आप डेमो ले सकते हैं। डेमो क्लासेज हैं और आप यूट्यूब पे भी डेमो क्लास ले सकते हैं। दोस्तों बात करें ये ऑनलाइन क्लास, हर रोज आपको एक वीडियो मैथ और साइंस कभी जीके की मिलती रहेगी। आपको एक वीडियो तो आपको मिलेगी और ज़्यादा समय मिलता रहे तो आपको ज़्यादा वीडियो मिल सकती हैं, लेकिन एक वीडियो आपको हर रोज जरूर मिलेगी, किसी न किसी टॉपिक के ऊपर मिलेगी। अब ऑनलाइन बैच चल रहा है। ऑफलाइन में आपके पास हमारे पास सुविधा है, आप हॉस्टल के अंदर भी आ सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हैं। लेकिन आइएगा, हम यूट्यूब की बात करते हैं आज। अभी मानव रोग ह्यूमन डिजीज के ऊपर साइंस की इस दुनिया में मैं आपको लेके चलता हूँ। आइए दोस्तों, ह्यूमन डिजीज मानव रोग की बात करते हैं। ह्यूमन डिजीज मानव रोग की बात करते हैं। मानव रोग ह्यूमन डिजीज। और हम इस साइंस या किसी भी टॉपिक की बात करें, किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर जो पढ़ाएंगे आपको मानव रोग ह्यूमन डिजीज, आपकी लैंग्वेज दोनों रहेंगी, भाषाएं दोनों रहेंगी। ऐसा नहीं कि हम अकेला इंग्लिश में पढ़ाएंगे अकेला हिंदी में पढ़ाएंगे, नहीं, दोनों के अंदर पढ़ा रहे हैं आपको। बात करें ह्यूमन डिजीज मानव रोग की, ये होता क्या है? ये सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना या रुकावट पैदा होना या आना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। देखो इसकी परिभाषा की बात करें ना, डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें इसकी, डेफिनेशन की बात करें, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना क्या कहलाता है? वही रोग कहलाता है। डिसऑर्डर अकर्ड इन ए बॉडी, डिसऑर्डर occurred in a body is called disease. Disorder occurred in a body disease कहलाती है। आगे भाई आप बात करोगे ये डिजीज क्या होती है? भाई सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना रोग कहलाता है। सामान्य स्वास्थ्य के अंदर आपकी कोई भी रुकावट, जैसे जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, सभी क्या है? रोग हैं। ये भी रोग हैं। कोई शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी जुकाम हो गई, आंखें दर्द कर रही हैं, ये रोग एक प्रकार से। ऐसा नहीं होता, वायरस रोग होते हैं जैसे चेचक हो गई, एड्स हो गई, ये रोग है। ये तो रोग हैं ही हैं, इनके साथ खांसी जुकाम भी रोग है। आइएगा बात करते हैं आगे कि रोग और उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? भाई स्टडी ऑफ
disease and its symptoms. रोग एवं, आपसे कहा जाएगा रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन। आपसे कहे कि रोग और उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, उनके सिम्टम्स की स्टडी क्या कहलाएगी, पैथोलॉजी। क्या बोलोगे आप, पैथोलॉजी। क्या बोलोगे, पैथोलॉजी या पैथोलॉजी। क्या बोलोगे आप, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी बोलोगे। आपसे कहेगा रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ रीजन ऑफ डिजीज, etiology, रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, रोगों के कारणों का अध्ययन। स्टडी ऑफ रीजन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एटियोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई, एटियोलॉजी। मैंने आपको क्या बताया कि रोग, वन डिजीज की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, अपनी भाषा क्या रहेगी, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना। डिसऑर्डर अकर्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड डिजीज। आपसे कहेगा कि रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन पैथोलॉजी, पैथोलॉजी कहेंगे, या फिर बोलेगा आपसे स्टडी ऑफ रीजन ऑफ डिजीज, एटियोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाएगा, एटियोलॉजी। ये आपकी दो स्टडियां हैं, इसके कारण और रोग क्या होता है ये मैंने बता दिया आपको। तो आप, एक साइंटिस्ट आएगा आगे, रॉबर्ट कोच ने एक जर्म थ्योरी दी थी। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी दी और उस जर्म थ्योरी के अंदर बताया उसने रोग कितने प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो आनुवांशिक रोग और एक अर्जित रोग या उपार्जित रोग बोलते हैं, एक्वायर्ड डिजीज बोलते हैं। रॉबर्ट कोच ने दो प्रकार के रोग बताए थे। देखो एक थ्योरी दी थी, उसमें बताए थे, ध्यान से देखना। साफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अच्छे से नोट्स बनाते चले। देखो बात करेंगे रोग क्या होते हैं भाई, सामान्य स्वास्थ्य में रुकावट आना, डिसऑर्डर इन बॉडी। रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन कहलाता है, एटियोलॉजी। इतनी बात समझ में आई। फिर आपसे कहा जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि रोग से संबंधित चीज है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं भाई, 7 अप्रैल को मनाते हैं। कब बनाते हैं, 7 अप्रैल को बनाते हैं। आपसे कहा जाएगा, आपसे पूछ लिया जाए, आपसे कहेगा कि एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व, आपसे कहेगा योग दिवस कब मनाया जाता है, योग डे, योग दिवस कब बनाया जाता है भाई, 21 जून में बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 21 जून को बनाया जाता है। तो इतनी बात आपको याद करनी है। फिर पढ़ेंगे आगे, रॉबर्ट कोच नाम का एक साइंटिस्ट आया था। रॉबर्ट कोच नाम का एक साइंटिस्ट आया, उसने क्या बताया कि उसने एक जर्म थ्योरी दी। क्या दी गई उसने, जर्म थ्योरी दी, उसने जर्म सिद्धांत दिया
और इसके अंदर ये किसने दिया, इट इज गिवन बाय रॉबर्ट कोच। ये किसने दिया, रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने दिया। रॉबर्ट कोच नाम के, या रॉबर्ट कोच, आप ऐसे रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने दिया। ये किसने दिया, रॉबर्ट कोच नाम के वैज्ञानिक ने दिया। इसमें बताया कि रोग दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुवांशिक और दूसरे अर्जित। कौन से रोग होते हैं भाई, अर्जित रोग होते हैं। एक तो अनुवांशिक रोग और एक अर्जित रोग। जेनेटिकल डिजीज एंड एक्वायर्ड डिजीज। जेनेटिकल डिजीज, जेनेटिकल एंड एक्वायर्ड। अर्जित रोग या उपार्जित रोग बोलते हैं, अर्जित रोग, एक्वायर्ड डिजीज। ये जन्म से पहले ही होते हैं और ये जन्म के बाद होते हैं। ये क्या होंगे भाई, जन्म के साथ होते हैं ये, या जन्म से पहले, ये जन्म से पहले लगते हैं और ये जन्म के बाद होते हैं। बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ। या फिर आफ्टर बर्थ, ये जन्म से बाद होते हैं और ये जन्म के पहले होते हैं। आगे समझ में, अनुवांशिक रोग जो माता पिता से विरासत के अंदर मिलते हैं उन्हें हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। और आज इन्हीं अनुवांशिक रोग की डिटेल अच्छे से दिखाएंगे, इन्हीं के ऊपर पोस्टमार्टम करेंगे। आज अच्छे से रोगों को पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग होते हैं, कैसे होते हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। ध्यान से देखना, आज अनुवांशिक रोग के ऊपर पढ़ेंगे। ये अर्जित रोग भी या एक्वायर्ड डिजीज भी दो प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। लेकिन आज हम क्लास रखेंगे वो किसके बारे में रहेगी, अनुवांशिक रोग। रोग के बारे में बताया मैंने, रोग क्या होता है भाई, सामान्य स्वास्थ्य के अंदर रुकावट पैदा होना। फिर बताया मैंने आपको रोग एवं उनके लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता भाई, पैथोलॉजी। रोगों के कारणों का अध्ययन क्या कहलाता भाई, ईटियोलॉजी। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता भाई, 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता भाई, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व, आपसे कहे जाएगा योग दिवस कब मनाया जाता भाई, 21 जून को। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को। फिर कहोगे जन्म थ्योरी किसने दी, रॉबर्ट कोच ने दी। किसने दी, रॉबर्ट कोच ने दी। रॉबर्ट कोच ने क्या बताया कि रोग दो प्रकार के होते हैं, अनुवांशिक रोग और एक्वायर्ड डिजीज, अर्जित रोग, दो प्रकार के होते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिक रोगों के बारे में। ध्यान से देखो, देखिएगा, जेनेटिकल डिजीज, इन्हीं को बोलेंगे हिंदी के अंदर अनुवांशिक रोग। इनकी एक ट्रिक रहेगी, इनकी एक ट्रिक रहेगी अनुवांशिक रोगों की। क्या रहेगी, मैं बीबी एटाई से वही डाटा लाया। इनकी एक ट्रिक लिखना, आप लोग याद रखना भाई। क्या भाई, मैं बीबी एटाई से, थोड़ा सा साथ लिखता हूँ, एटाई से वही क्लिप, वही डाटा
वही क्लिप वही डाटा लाया, यहीं पे लिख देता हूं लाया। आगे भी आपकी ट्रिक रहेगी क्या, मैं बीबी से वही डाटा वही क्लिप लाया, तो ये रोग अनुवांशिक रोग रहेंगे। इस एकमात्र ट्रिक के अंदर आपके सभी अनुवांशिक रोग आ जाते हैं भाई। क्या भाई, मैं बीबी इटाई से वही क्लिप वही डाटा लाया। ध्यान से देखना भाई, देखो मैं से मिनी माता, मेनिंजाइटिस मिनी माता, सॉरी मिनी माता, क्या रहेगा भाई, मिनी माता रोग। बी से ब्लू बेबी सिंड्रोम, कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। बी से रहेगा आपका ब्लैक फुट हाथी पाँव, ब्लैक फुट हाथी पाँव। इटाई से रहेगा आपका इटाई इटाई रोग, इटाई इटाई डिजीज होती है आपका। वैसे रहेगा वर्णांता हीमोफीलिया, वर्णांता सॉरी वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस। ही से हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। कैसे क्लिप कैनिफेल्टर, कैसे कैनिफेल्टर, कैनिफेल्टर सिंड्रोम। ऐसे पटाउ सिंड्रोम, पैसे पटाउ सिंड्रोम, पैसे पटाउ सिंड्रोम। आगे भाई ये आपका साइलेंट रहेगा, इससे कुछ नहीं पड़ेगा। और ये डाटा से जहां आपका रहेगा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मार्कर दिखाई दे रहा है। डाउन सिंड्रोम। तासे रहेगा आपका टर्नर सिंड्रोम, टर्न से तासे रहेगा टर्नर सिंड्रोम। तो मैं आपके रोग देखो क्या हो गए भाई। नंबर 1 मिनी माता, नंबर 2 ब्लू बेबी सिंड्रोम, नंबर 3 ब्लैक फुट हाथी पाँव, नंबर 4 इटाई इटाई, नंबर 5 वर्णांतता, नंबर 6 हीमोफीलिया, नंबर 7 कैनिफेल्टर सिंड्रोम, नंबर 8 पटाउ सिंड्रोम, नंबर 9 डाउन सिंड्रोम, नंबर 10 टर्न सिंड्रोम। मात्र 10 रोग, मात्र 10 डिजीज अनुवांशिक रोग एक ट्रिक के साथ आपके पूरे हो। आगे भी अब 1 बाय 1 डिजीज एक एक रोग पढ़ेंगे। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक रोग को हम डिटेल से पढ़ेंगे अब आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, मैं साइड में हो जाता हूँ और आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। YouTube पर पहली बार ऐसे ये अनुवांशिक रोग आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आप ध्यान से अच्छे से आप ट्रिक देखिए। ट्रिक हो सकती है कहीं में, ट्रिक को कोई मतलब नहीं है ट्रिक का, लेकिन डिटेल देखना, डिटेल अच्छे से देखेंगे इनके रोगों की। ट्रिक देखो आपको कैसे याद रखते हैं। मेरा काम है कि मैं आपको क्वेश्चन एक भी न छूटे, रोगों से क्वेश्चन आए तो एक भी न छूटे, क्योंकि आपसे रोग ऐसे पूछा जा सकता है। इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है, इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो आपको ये 10 रोग याद भी रखने हैं। देखो ट्रिक क्या भी, मैं बीबी इटाई से वही डाटा वही क्लिप लाया। बोलो भाई, जहाँ पे बैठे हो ना आप लोग, 1-2 बार ट्रिक को बोलोगे। मैं बीबी इटाई से वही डाटा वही क्लिप लाया। सभी बोलोगे भाई आराम से, क्योंकि सभी को बोलना है। बोल के देखोगे ना 2-3 बार तभी याद होगी। और मैं से क्या रहेगा आपका
मिनी माता। मैं से क्या रहेगा भाई इस मेट्रिक में, मैं से रहेगा आपका मिनी माता। क्या रहेगा, मिनी माता रोग। क्या रहेगा भाई, मिनी माता रोग की बात करें, ये अचजी की अधिकता के कारण होता है भाई। मिनी माता रोग पारे की अधिकता के कारण होता है। ये रोग सबसे पहले 1956 में जापान के अंदर फैला था। देखो भाई, ये किसके अधिकता के कारण होता है भाई, अचजी। इसको बोलते हैं पारा, पारा की अधिकता के कारण होता है। कारण होता है आगे भाई, ये पारे की अधिकता के कारण होता है। नंबर 2, सबसे पहले कहां पर फैला था ये रोग, सबसे पहले ये रोग सबसे पहले जापान के अंदर, जापान में 1956 में, 1956 जापान में 1956 में फैला था। इतनी बात आई समझ में। ये जापान में क्यों फैला था भाई, कैसे फैला था, ये एक मछली के कारण फैला था। और ये मछली से फैला था भाई, किसके कारण फैला था, ये जापान में मछली के कारण फैला था, फिश के कारण फैला था, मछली के कारण फैला था। किसके कारण फैला था, ये मछली के कारण फैला था, मछली खाने से फैला था। उस मछली का नाम कहते हैं कि मिनी माता है, कुछ ये झील का नाम था, नदी तालाब का नाम था कहते हैं। देखो भाई, मिनी माता रोग इतना ही काम है भी, पारे के अधिकता के कारण फैलता है। किसके अधिकता के कारण होता है ये पारे के अधिकता के कारण होता है। सबसे पहले कहां पर फैला, जापान के अंदर। कब फैला था, 1956 के अंदर। किसके कारण फैला, मछली के कारण फैला था। ये किसके कारण फैला था भाई, मिनी माता रोग, पारे के अधिकता के कारण। मिनी माता रोग पारे के अधिकता के कारण है, मिनी माता रोग पारे के अधिकता के कारण फैला था। कब, कहां पर फैला, सबसे पहले जापान में, जापान में 1956 के अंदर फैला था। और किसके कारण फैला था, मछली के कारण फैला था भाई। आगे भी मछली के कारण फैला था। इसमें बात करें आगे, हाँ भाई, प्रभाव क्या रहता है, इसी को हम कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। इसे हम न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, इट इज आल्सो कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। इसी रोग को हम न्यूरोलॉजिकल रोग भी कहते हैं, सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें प्रभावित अंग, इसमें जो, इसे हम लिख लेना हिंदी में भाई, इसे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी कहते हैं। प्रभावित अंग कौन सा रहेगा, अफेक्टेड ऑर्गन, अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग क्या रहेगा इसके अंदर, अफेक्टेड ऑर्गन, प्रभावित अंग की बात करेंगे ना, प्रभावित अंग इसके अंदर न्यूरल सिस्टम रहेगा आपका, तंत्रिका तंत्र। प्रभावित अंग क्या बोलोगे आप लोग, न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, न्यूरॉन सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम इसके अंदर प्रभावित अंग रहेगा, तंत्रिका तंत्र। क्या बोलोगे हिंदी के अंदर, तंत्रिका तंत्र। आगे नेक्स्ट बात करेंगे इसी के ऊपर, इसके लक्षण क्या रहेंगे। हाँ भाई, शरीर के अंग में शून्यता आड़ी। हाँ भाई, सुनता या हम क्या करते हैं, चुस्त होने लग जाते हैं, तो ये इसका लक्षण रहेगा। एग्जाम की तैयारी की कोई संभावना नहीं थी इस बात की।
देखो एग्जाम के अंदर आपके पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं, आपको याद क्या क्या रखना है। मिनीमाता रोग किसके कारण फैलता है भाई? पारे के दिखता है कारण फैलता है। बोलो सभी लोग, मिनीमाता रोग किसके कारण फैलता है? पारे के दिखता है कारण। सबसे पहले जापान के अंदर फैला था। कब फैला था? 1956 में फैला था। हाँ भाई, किसके कारण? मछली के कारण फैला था भाई। इसी रोग को हम क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम भी कहते हैं। ये रोग कहाँ पर प्रभाव डालता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र हमारा क्या करता है? चेतन की प्रक्रिया होती है ना, सचेत की प्रक्रिया होती है, वो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कंट्रोल करती है, तंत्रिका तंत्र कंट्रोल करती है उस चीज को। और उस चीज को प्रभावित कर देगा मिनीमाता, तो आदमी थोड़ा सा सुनना सुना रहने लग जाएगा, है ना। तो देखो भाई, मिनीमाता रोग आपका कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बनाते चलना भाई। और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा भाई, है ना। तो क्योंकि आप रिस्पॉन्स दोगे ना, शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा इसका धुआं उठा दो भाई, धुआं पाट दो इस वीडियो में। देखो भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे तभी मजे आएंगे पढ़ाने के, और तभी रिस्पॉन्स दोगे आप लोग। रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा है। हाँ भाई, आ जाओ जल्दी से। सॉरी भाई, आ जाओ भाई। नंबर 2 डिजीज की बात करेंगे। अनुवांशिक एक रोग की बात कर ली हमने। दूसरे नंबर रोग रहेगा आपका अनुवांशिक रोग। ऊपर डाल के लाएंगे, कोई बात नहीं, इसका आंसर आ गया। नंबर 2 बी से क्या रहेगा आपका? पहले बी से ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या रहेगा भाई? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी को हम सिनोसिस रोग बोलते हैं, सिनोसिस डिजीज। ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम सिनोसिस रोग बोलते हैं भाई। ध्यान से देखना, एक अति महत्वपूर्ण रोग है, और इसी रोग को हम विश्लेषित अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। किसके अंदर है? इसी की हम अच्छे से चर्चा करेंगे, हार्ट के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम के साथ। लेकिन ध्यान से, इस रोग में होता क्या है? बी से ब्लू बेबी सिंड्रोम, देखिएगा हिंदी नाम नहीं है इसका। आपसे भाई इसी रोग को हम क्या कहते हैं? सिनोसिस रोग कहते हैं, सिनोसिस डिजीज भी कहते हैं। आपसे कहेगा ये कैसे होता है? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता से होता है? नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है? ये नाइट्रोजन की अधिकता से होता है। नाइट्रोजन की अधिकता से रोग कौन सा होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम, सिनोसिस रोग होता है। ये रोग है क्या? ध्यान से देखना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, अगर कोई मदर किस अवस्था में, गर्भावस्था के अंदर है, प्रेग्नेंट है, उस समय वह किस पानी का सेवन करती है? जिसके अंदर नाइट्रोजन की अधिकता हो। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, वो लेडी ऐसा पानी पीती जिसके अंदर नाइट्रोजन अधिक है, तो उस के जो गर्भ के अंदर, जो यूट्रस के अंदर बच्चा है ना, उसको कौन सा रोग हो जाएगा? ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होती है? हमारे हार्ट के अंदर ना, हार्ट ऐसे कुछ होता है, ये ऐसे बंद होता है, इसके अंदर एक सेप्टम पाई जाती है, इसके अंदर ये सेप्टम होती है, सेप्टम। ये सेप्टम में एक होल होता है, यहाँ पे छिद्र होता है, छिद्र होल, और इसी को फोरमेना ओवल बोलते हैं। इस होल को क्या बोलते हैं? फोरामेना फोरमेन ओवल। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। ओवल होल को छिद्र बोलते हैं। और ये ना, ये होल एक नलिका से होते हुए किससे जुड़ा रहता है भाई? माँ के एक नलिका से जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं अम्बिकल कॉर्ड। अम्बिकल कॉर्ड ये क्या करती है भाई? इससे रक्त शुद्ध होके बच्चे के हृदय में जाता है इसके द्वारा, और जब बच्चे की डिलीवरी होती है इसको काट दिया जाता है, काट दिया जाता है इसको, फिर मानते हैं उसको
दवाई वगैरह लगाते हैं, वो पक जाता है, फिर बाद में ठीक हो जाती है। और इस ठीक होने के बाद में डिलीवरी के बाद में ये होल भरना चाहिए, होल फिल होना चाहिए। अगर ये होल फिल नहीं होता, भर नहीं भरता है तो उसको सर्जरी से भरते हैं, सर्जरी से भरते हैं इसको ऑपरेशन के द्वारा। लेकिन अब ये नहीं भरा भाई, होल नहीं भरा तो उस रोग को क्या बोलेंगे हम, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलेंगे। इसमें क्या होगा भाई, इसमें ना शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं हो पाएगा, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग नहीं हो पाता, इसलिए बच्चे का शरीर नीला पड़े रहने लगता है, नीला होने लग जाता है, और इस ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं इसको। अच्छे से समझ में आ गया। अब देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। ये क्या भाई, जो कोई प्रेग्नेंट लेडी है पानी का यूज करती है जिसमें नाइट्रोजन की अधिक मात्रा हो, तब होता है, उस बच्चे को होता है। आगे समझ में। और ये क्या करता है, ये सेप्टम को प्रभावित करता है ये। और इस रोग के लक्षण की बात करें तो क्या भाई, इसमें ना बच्चे का रंग नीला दिखाई देता है, नीला नीला रंग हो जाएगा, गुस्सा आने लग जाएगा, तो ये रहते हैं कारण, यही है क्योंकि वो चित्र होता है ना, सेप्टम का चित्र होता है, फोरमेना ओवल, वो भरता नहीं है, तभी हो जाता है। आगे समझ में, तभी हो जाता है। देखो ध्यान से आगे देखो, नंबर 3 रोग, नंबर 3 रोग की बात करेंगे ना, आपका बी से बढ़ जाएगा ब्लैक फुट, हाथी पांव रोग, ब्लैक फुट, हाथी पांव रोग होता है ब्लैक फुट। इस ब्लैक फुट रोग की बात करेंगे, ब्लैक फुट या हाथी पांव रोग की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है भाई, पानी में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। पानी में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, किसके कारण होता है भाई, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। किसके कारण होता है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण। मैं पूरा नहीं देखता, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। ये किसके कारण होता है, ये आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट बात करोगे इसका प्रभाव, बस याद रखना, इसका प्रभाव रहेगा संपूर्ण शरीर, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर, होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पर प्रभाव रहता है इसका। 3 रोग हो गए भाई। नंबर 1 मिनीमाता, मिनीमाता होता है वो पारे की अधिकता के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है भाई, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। हाथी पांव रोग या ब्लैक फुट बोलते हैं इसी को, ये रोग होता है भाई किसके कारण, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है, आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है भाई, याद रखना। आगे नंबर 4 डिजीज, नंबर 4 रोग, नंबर 4 रोग हुई इटाई, 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 इटाई रोग। ये किसकी कारण होता है भाई, कैडमियम की अधिकता के कारण, कैडमियम की अधिकता, किसकी अधिकता से होता है भाई, ये कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम अधिकता के कारण। इसका कारण रहता है वही कारण या फैलने का भाग कौन होता है, इसका भाग या कैरियर, कैरियर, इसकी कैरियर होती है सीसी मक्खी, सॉरी ये मैंने ये गलत रेज, सीसी मक्खी नहीं। ये किसके कारण होता है भाई, कैडमियम की अधिकता के कारण। किसके कारण होता है ये, कैडमियम की अधिकता के कारण। किसके कारण होता है भाई, ये कैडमियम की अधिकता के कारण। प्रभाव रहेगा आपका किडनी, प्रभाव रहेगा किडनी एंड बोन्स, प्रभाव इसमें किडनी और हड्डियां, बोन्स। आगे गुर्दे और हड्डी, इसमें प्रभाव रहेगा, गुर्दे, हड्डी। आगे भाई ये प्रभावित अंग रहेंगे इसके। आगे नंबर 4 रोग तक हो गया आपके। 5वें नंबर पे आ जाओ भाई, नंबर 5 डिजीज आ जाओ आपकी, क्या होगी,
नंबर 5 की बात करेंगे। नंबर 5 रोग। हाँ भाई, इटाई रोग होता है कैडमियम की अधिकता के कारण। प्रभाव क्या रहेगा इसका? प्रभाव रहेगा किडनी या फिर बोन्स। नंबर 5 रोग। नंबर 5 पे मैंने बताया था वह वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बताया मैंने भाई? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। क्या बताया भाई? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। क्या बताया मैंने? कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता बताई हुई मैंने। इसके बारे में लिखेंगे आप लोग। वर्णांधता, इसमें क्या नहीं होता भाई? कलरों की पहचान नहीं होती, ये अनुवांशिक रोग है। इसकी खोज सबसे पहले 1876 के अंदर हुई। इसकी खोज की बात करेंगे ना, डिस्कवरी की खोज 1876 में हर्नर नाम के वैज्ञानिक ने की। 1876 के अंदर वर्णांधता की खोज हर्नर नाम के वैज्ञानिक ने की और इसका उपनाम रहेगा, उपनाम डाल्टोनिज्म। डाल्टोनिज्म, डाल्टोनिज्म, इस रोग का उपनाम रहेगा डाल्टोनिज्म। इस रोग का उपनाम क्या रहेगा? डाल्टोनिज्म। आपसे पूछा जाए कि वर्णांधता की खोज किसने की? हर्नर ने की 1876 में। उपनाम डाल्टोनिज्म, उपनाम डाल्टोनिज्म। हाँ भाई, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन सा भाई? प्रेटेनोपिया, डेट्रिनोपिया और ट्रीटेनोपिया। देखो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इसके टाइप्स की बात करें तो 3 होता है। नंबर 1 प्रेटोनोपिया, प्रेटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया, नंबर 3 ट्रीटेनोपिया। देखो भाई, प्रेटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया और ट्रीटेनोपिया 3 प्रकार का होता है। प्रेटोनोपिया के अंदर लाल और इसके अंदर लाल। 3 प्राथमिक कलर होते हैं हमारे। 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं। कौन सा? एक तो लाल, रेड, हरा, ग्रीन, और एक होता है आपका नीला, ब्लू। देखो ध्यान से, प्रेटोनोपिया रोग है ना, वो लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता और ड्यूटेनोपिया वाला हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। हरे रंग की, ग्रीन कलर की, हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। ट्रीटेनोपिया वाला नीले रंग की पहचान नहीं कर पाता। नीला रंग, ब्लू कलर की पहचान नहीं कर पाएगा। 3 प्रकार का ब्लाइंडनेस होता है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता होती है। ये आपका कलर ब्लाइंडनेस। सभी वर्णांधता की खोज किसने की? 1876 में हर्नर नाम के वैज्ञानिक ने की। 1876 में हर्नर नाम के वैज्ञानिक ने की। इसका उपनाम डाल्टोनिज्म। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। प्रेटोनोपिया, ड्यूटेनोपिया, ट्रीटेनोपिया। प्रेटोनोपिया में लाल रंग नहीं पहचान सकते, ड्यूटेनोपिया में हरे रंग की पहचान नहीं होती, ट्रीटेनोपिया में नीले रंग की पहचान नहीं होती। ये वर्णांधता 3 प्रकार की होती है। और इसी के साथ हम अगले 6ठे रोग पर चलते हैं, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, इसको बोलते हैं रोयल डिजीज, शाही रोग बोलते हैं इसी को, रोयल डिजीज। हीमोफीलिया, शाही रोग, रोयल डिजीज बोलते हैं इसी को। इसी के बारे में नोट करेंगे। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब रक्त नहीं जमने, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये रोग रक्त का थक्का नहीं जमने देता। एक बार पानी पी लेते हैं।
ये रोग भी रक्त का थक्का नहीं जमने देता, एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। क्या करता भाई, ये ब्लड का थक्का नहीं जमने देता, क्लॉटिंग नहीं होने देता। क्या नहीं करता भाई, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये इस रोग में, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता भाई, रक्त संबंध नहीं होता, रक्त का थक्का नहीं जमता है, देर से जमता है, नहीं बनता है। रक्त का थक्का नहीं बनता, इसलिए किस प्रोटीन का निर्माण करता है ये हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण करता है। इस हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है। इस रोग में किस प्रोटीन का निर्माण होता है भाई, हेपेरिन प्रोटीन। और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, इस प्रोटीन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं भाई। इस हेपेरिन प्रोटीन को हम एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं भाई, प्रोटीन बोलते हैं। इस हेपेरिन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं भाई। हीमोफीलिया की बात करें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। हीमोफीलिया की बात करें, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता। इस रोग में हेपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है जो एंटी ब्लड क्लॉटिंग, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देती। और रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन पैराथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन होते हैं। उसकी बात हम ब्लड के अंदर करेंगे, ध्यान से आगे बात करेंगे। ये कितने प्रकार का होता है भाई, ये फिर से 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया में कितने प्रकार का होता है भाई, 3 प्रकार का होता है। हीमोफीलिया ए, बी, सी। हीमोफीलिया ए, बी, सी 3 प्रकार का होता है भाई। ये भी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। हीमोफीलिया ए, बी, सी। इसी को हम क्लासिक बोलते हैं, क्लासिक हीमोफीलिया, क्लासिक रोग बोलते हैं भाई। इसको क्लासिक हीमोफीलिया बोलते हैं, क्लासिक रोग बोलते हैं। और ये अगला रहेगा आपका क्रिसमस डिजीज बी। क्रिसमस, इसका कोई नाम नहीं है, इतना काम नहीं आता। ये क्लासिक हीमोफीलिया, इसको क्रिसमस रोग बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज। हीमोफीलिया बी को क्या बोलते हैं, क्रिसमस डिजीज। ये अंग्रेजों में ज़्यादा मिलता है भाई, ये माँ से बच्चे में फैलता है ज़्यादातर, याद रखना। और लेकिन इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये क्लासिक रोग है, क्रिसमस रोग है, इतना पढ़ लोगे तो भी काफ़ी है। ये लगभग ज़्यादातर ये होता है हीमोफीलिया ए, 80 से 85% ये होता है, ये थोड़ा बहुत होता है, ये 80 ये होता है ज़्यादा क्लासिक। नंबर देखो, हीमोफीलिया की बात करें, शाही रोग बोलते हैं इसी को, रॉयल डिजीज बोलते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। प्रोटीन हेपेरिन प्रोटीन, इसी को एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है हीमोफीलिया ए, बी, सी। ए को क्लासिक बोलते हैं, बी को क्रिसमस रोग बोलते हैं। बस इतना याद रखो इसके बारे में, इससे ज़्यादा एग्जाम के अंदर नहीं पूछा गया है। नंबर 6 रोग हो चुके हैं। नंबर 7 की बात करते हैं भाई। नंबर 7 क्लिप की बात करेंगे। मैं वही क्लिप लाया, इटाई से वही क्लिप लाया। कैसे, क्ली से हो गया आपका कैलिनीफेल्टर। कैसे क्या हो गया आपका कैलिनीफेल्टर। आगे भाई कैसे रहेगा आपका कैलिनीफेल्टर सिंड्रोम, कैलिनीफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग है ना मनुष्य, ये रोग पुरुष में ज़्यादा होता है। ये किस में होता है, ये रोग केवल पुरुष में होता है। ये किस में होता है, ये केवल मेल के अंदर होता है। किस में होता है, मेल में होता है, केवल मेल में होता है। ये रोग केवल मेल में होता है। देखो भाई, हमारे शरीर में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और 22 तो सभी में सेम होते हैं, मेल और फीमेल के अंदर। लेकिन 23वां जोड़ा होता है ना, 23वां जोड़ा होता है। इसके अंदर मेल के अंदर तो क्या पाए जाते हैं, पुरुष के अंदर पाए जाते हैं XY, और महिला के अंदर, फीमेल के अंदर पाए जाते हैं XX। ये केवल पुरुषों में होता है भाई कैलिनीफेल्टर। जो 23वां जोड़ा है ना, 23वां जोड़ा, इसके अंदर जनरली सामान्यतः कितने होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन कैलिनीफेल्टर होता है ना, कैलिनीफेल्टर रोग पुरुष वाला, जो कैलिनीफेल्टर से ग्रस्त पुरुष होगा ना, उसके अंदर कितने मिलेंगे,
ये 3 मिलेंगे, 2x 1y आ गया। तो आप क्या लिखोगे, इस रोग में पुरुष में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, पुरुष में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, 3 गुणसूत्र हो जाते हैं। इस प्रकार के मेल को सुपर मेल भी कहते हैं भाई। इस प्रकार के जो मेल होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, सुपर मेल भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सुपर मेल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, सुपर मेल भी कहते हैं। आगे भाई, और इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं, ट्राइसोमी डिजीज भी कहते हैं भाई। इस प्रकार के रोग को क्या कहते हैं हम, ट्राइसोमी रोग भी कहते हैं भाई। और इस प्रकार के पुरुष को क्या कहते हैं हम, मेल को सुपर मेल। क्या कहते हैं भाई, ये सुपर मेल, सुपर मेल। इसका लक्षण क्या रहेगा, लक्षण की बात करेंगे, जो मेल होता है ना, पुरुष है इसमें, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, महिला की तरह बिहेव करेगा। फीमेल महिला की तरह आवाज होगी पुरुष की, तो लक्षण आएगा अपने देसी भाषा में जो कहा करें, पुरुष होते हैं ना, महिला की तरह बिहेव करेगा। आपने सुना होगा, काफी देखते होंगे बाबा। हाँ भाई, आगे बात करेंगे, ये कभी भी जनन नहीं कर पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता, जनन नहीं कर पाएगा ये आगे अपनी बच्चे वगैरह नहीं होंगे ऐसे व्यक्ति को। अब कैलरी फैक्टर की बात करें, केवल पुरुषों में होता है, 23वां जोड़े में 3 क्रोमोसोम 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, इस रोग को ट्राइसोमी कहते हैं भाई। और ये सुपर मेल कहलाता है भाई, पुरुष है ना महिला जैसा व्यवहार करेगा और जनन नहीं कर पाता है। नंबर 8 रोग की बात करेंगे। 8वां रोग आ गया आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम भाई देखो, आपका 8वां रोग आ गया पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम 8वां रोग आ गया आपका पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है भाई, ये केवल महिला के अंदर होता है भाई। किसमें होता है ये, फीमेल्स के अंदर होता है ये फीमेल, ये केवल महिलाओं के अंदर होगा भाई। जो महिलाओं में 23वां जोड़ा होगा ना, उसके अंदर क्या होते हैं, XX 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल 1 होगा, केवल 1। 23वें जोड़े में 2 की जगह केवल 1 गुणसूत्र होगा। इस रोग में 2 की जगह केवल 1 गुणसूत्र होगा भाई। ऐसी महिलाएं न तो जनन कर सकती, जनन नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये सेक्सुअल रिलेशन बनाने में ऐसा अब रहेंगे, नहीं बना पाते। इसको ट्राइसोमी रोग बोलते हैं। इसी प्रकार के रोग को भी क्या कहते हैं, ट्राइसोमी या मंदबुद्धि रोग होंगे। इस रोग को क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी रोग। इसमें जो बच्चे होंगे ना, ये जैसे लोग होंगे मंदबुद्धि रोग होंगे, मंदबुद्धि, मोटा दिमाग को बोले अपने देसी भाषा, मोटा दिमाग को मंदबुद्धि रोग होंगे। मंदबुद्धि आदमी महिलाएं होंगी इसमें। हमें केवल महिलाओं में होता है। 23वें जोड़े में 2 की जगह 1 गुणसूत्र होता है, 2 की जगह 1 गुणसूत्र होता है। आ गया, जनन नहीं कर पाते, ट्राइसोमी रोग और मंदबुद्धि होगी। आगे देखो, बात करें 9 नंबर की, बात करें 9 नंबर रोग की बात। आ जाओ देखो जल्दी से। 9 नंबर रोग की बात करेंगे। 9 नंबर में डाउन सिंड्रोम। कौन सा हो गया भाई, डाउन सिंड्रोम। देखो भाई, कैल्नीफेल्टर में 23वां जोड़ा था, पुरुषों में होता है। मैंने बताया फिर पटाऊ सिंड्रोम महिलाओं के अंदर होता है। पटाऊ सिंड्रोम में महिलाओं के अंदर होता है, 23वां जोड़ा में 1 गुणसूत्र हो जाओ। आगे समझ में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि कैल्नीफेल्टर के अंदर कुल कितने गुणसूत्र होंगे, 47 गुणसूत्र। पटाऊ सिंड्रोम में, पटाऊ सिंड्रोम रोग में महिला में कुल कितने गुणसूत्र होंगे, 45। इसमें 1 बढ़ता है, इसमें 1 बढ़ता है। आगे समझ में, तो ये याद रखना, आपसे कॉमन बात पूछी जा सकती है ऐसे।
अगला देखो भाई, डाउन सिंड्रोम। अगला कौन सा रोग हो गया? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे ना, इसमें 21वां जोड़ा होगा। इसमें कौन सा प्रभावित होगा भाई? 21वां जोड़ा। इसमें 21वें जोड़े के अंदर 3 एक्स हो जाएंगे, 2 की जगह 3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई? 2 की जगह 3 हो जाएंगे। इस रोग को पेयर ट्राइसोमी बोलते हैं। इसी रोग को हम पेयर ट्राइसोमी बोलते हैं। पेयर ट्राइसोमी आ गया भाई। ट्राइसोमी तो सभी को बोलते हैं, पेयर ट्राइसोमी का देते हैं, लेकिन इतना याद नहीं रखना है। इसमें याद रखना, डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा प्रभावित होगा। 21वां जोड़ा डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा। इसमें ड्वार्फिज्म, बोनापन होगा। इसमें बोनापन होगा, ड्वार्फिज्म, बोनापन। इसमें रोग क्या होंगे? बोने होंगे, छोटे होंगे हाइट में, बोनापन। डाउन सिंड्रोम में बोनापन, डाउन मतलब छोटा, डाउन मतलब छोटा, बोनापन। 21वां जोड़ा डाउन सिंड्रोम। अगला रोग आ गया 10वां, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में रहेगा आपका, टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे तो आपका रहेगा, सॉरी दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको गलत बता दूं। टर्नर सिंड्रोम रहेगा, ये महिलाओं में होता है, ये केवल महिलाओं में होता है, ये केवल फीमेल के अंदर होता है। 23वां जोड़े में होता है ये। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। हमने 3 सिंड्रोम पढ़े हैं, तीनों को थोड़ा सा हम आसानी से अच्छी सी भाषा में पढ़ लेते हैं। कौन से देखो, एक तो पढ़ा हमने कैल्नीफेल्टर नंबर 1। नंबर 2 पढ़ रहे हम टर्नर सिंड्रोम इनकी बात करते हैं। ये 23वें जोड़े में प्रभावित होता है, और इसमें केवल ये किसमें होगा? मेल के अंदर होगा। और ये 23वें जोड़े में प्रभाव रहता है, ये महिलाओं के अंदर होगा। याद रखना, ये किसमें होगा? महिलाओं के अंदर होगा। टर्नर सिंड्रोम की बात करेंगे, ये महिलाओं में होगा। टर्नर सिंड्रोम 23वां जोड़ा महिलाओं में। पटाऊ सिंड्रोम बता दिया, मैंने गलत बता दिया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। पटाऊ सिंड्रोम में नहीं होगा। अब नंबर 3 की बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा। डाउन सिंड्रोम में 21वां जोड़ा। इसमें रोग रहेंगे आपके बोने हो जाएंगे इसमें। हाँ भाई, पटाऊ सिंड्रोम की बात करेंगे, इसमें 13वां जोड़ा। पटाऊ सिंड्रोम की बात करेंगे, इसमें 13वां जोड़ा। मंदबुद्धि वाले रोग होंगे, इसमें पटाऊ सिंड्रोम में मंदबुद्धि होंगे। 13वां जोड़ा प्रभावित रहेगा इसमें। ट्राइसोमी बोलते हैं इसको, याद होगा। कैल्नीफेल्टर 23वां जोड़ा केवल पुरुषों में। टर्नर सिंड्रोम 23वां जोड़ा महिलाओं में। इसमें कुल क्रोमोसोम होंगे 45, इसमें होंगे 47। आगे भाई, इसमें भी 47 और इसमें भी 47। पटाऊ वाले भी 47, 4 नंबर वाले भी आ गया। तो ये आपके पूरे अनुवांशिक रोग आपके पूरे हो जाते हैं इसी के साथ। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं इसी के साथ।